नेपाल जाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। अब मैं नेपाल गया हूँ, 10 दिन का रोड ट्रिप था और मुझे जो जो प्रॉब्लम आई है इस ट्रिप पे मैं चाहता हूँ कि आपको मैं डिस्कस करूँ और आपको बताऊँ, जिससे आप वो प्रॉब्लम फेस ना करें अपने साथ जो भी आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, फैमिली जा रही है। क्योंकि इस ट्रिप में बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़े भी आए, रोड बहुत अच्छी थी, कहीं बहुत ख़राब भी थी। ओवरऑल द ट्रिप वॉज एक्सीलेंट एंड नेपाल इज़ एन एक्सीलेंट कंट्री। सो मुझे लगता है सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे लोगों ने मन में आता है लोगों के और पूछना भी चाहते हैं कि सिद्धार्थनगर से काठमांडू का रास्ता कैसा है। सो मैं आपको बताऊँ, सिद्धार्थनगर से काठमांडू 264 किलोमीटर का है और इस स्ट्रेच को हमने 8 से 9 घंटे में कवर किया है। क्योंकि रास्ता बीच बीच में काफ़ी ख़राब भी है, कहीं पर सिंगल लेन है, कहीं पर रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ियाँ, कहीं पर रोड ही नहीं है 30 किलोमीटर तक। रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुझे लगता है 1-2 साल में रोड सारी फुल बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये रास्ता 5 घंटे से ज़्यादा नहीं है। पर इतना शॉर्ट मतलब आप इतने कम किलोमीटर 9 घंटे में कवर हुआ है तो काफ़ी एक्सर्शन हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे जब आप काठमांडू पहुंचते हैं। तो मैं आपको बताऊँ अब इस रोड कंडीशन के साथ साथ आपको कौन सा रूट लेना चाहिए जिससे आपका सफ़र ईजी रहे। तो मेरा मानना है आप जब चलते हैं काठमांडू के लिए तो बीच में एक जगह आती है जिसका नाम है गंडाकोट और भरतपुर। सो आपको गंडाकोट से लेफ़्ट लेना है काठमांडू के लिए। भरतपुर वाया भरतपुर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो रास्ता थोड़ा और जिगजैग रोड्स है वहाँ पे काफ़ी। सो आई कैन से और आई विल रिकमेंड कि आप गंडाकोट से ही जाए अगर आपको काठमांडू जाना है। इसका एक फ़ायदा है, सारे जो अच्छे रिजॉर्ट्स या रेस्टोरेंट अपन कहते हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, वो गंडाकोट से ही रास्ता जा रहा है जो अपन कहते हैं डारचौक रूट जो उसका नाम है। क्यों अब उधर 2 ही रेस्टोरेंट आते हैं जो मैं इतना स्टडी करने के बाद आपको बता रहा हूँ कॉन्फिडेंटली, क्योंकि यही 2 बेस्ट रेस्टोरेंट है। अदरवाइज़ वहाँ पर पूरे रास्ते में ढाबे वाबे तो बहुत है, बट कई जगह आपको लगता है हाइजीन का इशू हो तो आप नहीं खाते। इन दोनों रेस्टोरेंट में आपको कोई हाइजीन का इशू नहीं आएगा। इन दोनों का नाम है अपना रिवर साइड स्प्रिंग रिजॉर्ट एंड सिद्धार्था रिवर साइड रिजॉर्ट। ये दोनों उसी रूट पे आता है अगर आप गंडाकोट से डार चौक की तरफ जाते हैं तो। और दे सर्व द बेस्ट फूड आई थिंक ऑन इस रूट पे। इससे अच्छा कोई रेस्टोरेंट नहीं है। डेफिनेटली मैं कहूँगा आप सबको इन्हीं जगह पे रुके जिससे आपका स्टमक भी अपसेट नहीं होगा एंड आपका सफ़र भी अच्छा रहेगा। इसके बाद जो लोग पूछते हैं कि अपना यहाँ पे पेट्रोल पंप और ईवी चार्जिंग का कैसा है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने इतने ईवी चार्जिंग स्पॉट कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में जो मैंने नेपाल में देखे। वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है कि ईवी चार्जिंग का नेपाल ने पूरा नेटवर्क बनाया है। और कंट्री का तो नहीं कह सकता पर मैंने अपने कंट्री में मतलब इंडिया में इतना नहीं देखा है। कंपेरेटिवली नेपाल में बहुत ईवी चार्जिंग स्पॉट्स हैं। मतलब आप ईवी गाड़ी से भी जा सकते हैं, मेरा मानना है। इतनी ज़्यादा ईवी चार्जिंग है, हर एक आधे घंटे में ईवी चार्जिंग है और एक साथ आप माने 10-10 15-15 चार्जिंग स्पॉट है एक ही लोकेशन पे। वहाँ मैक्सिमम गाड़ी ईवी चल रही है, मैक्सिमम गाड़ी ईवी है। मेरे ख्याल से इसलिए पेट्रोल और डीजल की वहाँ कमी नहीं लगी मुझे और ना महसूस हुई, क्योंकि मैक्सिमम 80 से 90% गाड़ी ही ईवी है। सो इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप जब काठमांडू पहुँचते हैं तो काठमांडू में आपको कहाँ रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से काठमांडू आपको थामिल मार्केट में रुकना चाहिए। थामिल मार्केट ऐसा मार्केट है कि जहाँ पर आप 1000-2000 रुपीज़ से लेके 10,000 तक के रूम्स आपको अवेलेबल हो सकते हैं। थामिल मार्केट में आप सारी एसेसरीज, सब ट्रैकिंग के इक्विपमेंट, सब कुछ वहाँ मिलता है। नेपाल का काठमांडू का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है। आप थामिल घूम भी सकते हैं, थामिल में स्टे भी ले सकते हैं और थामिल के थोड़ा सा आउटर में लेके तो आपको सारे अच्छे बिग 3, 4 स्टार 5 स्टार होटल भी मिल जाएंगे। ये करीबन 2-3 किलोमीटर के रेडियस में सारे होटल चेन है। सो आपका बजट कहाँ अलाउ करता है, आप मेन मार्केट में आएंगे तो आपको चीप मिलेगा और ठीक ठाक होटल मिलेगा और थोड़ा सा आउटर आएंगे मार्केट के तो आपको 3, 4, 5 स्टार होटल मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आप जो मंदिर जाते हैं पशुपतिनाथ, आपका गुह्येश्वरी जो अपना शक्तिपीठ है या बुद्धा नीलकंठा है, तो वहाँ पर क्राउड कितना है। देखिए सबसे ज़्यादा क्राउड पशुपतिनाथ में ही मिलता है। एंड मैं आपको, आप मेरा वीडियो भी देखा होगा, इस वीडियो में 2 लाइन चल रही है, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो राइट वाली लाइन तो क्या बाहर से दर्शन कराती है, अगर आपको दर्शन अंदर से करना है तो यू शुड गो बाय द लेफ़्ट लाइन। लेफ़्ट लाइन थोड़ी टाइम कंज्यूम है क्योंकि वहाँ पर भीड़ लंबी, लाइन काफ़ी लंबी लगती है। तो आप लेफ़्ट लाइन से आएंगे तो आप अंदर तक पट तक जाएंगे, आपके वहाँ दर्शन आराम से हो सकते हैं। और राइट लाइन से जाओगे तो राइट लाइन से आप जल्दी दर्शन कर लोगे बट आप दूर से दर्शन करेंगे। सो
वो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है पशुपतिनाथ में। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं, आधा घंटा मान लीजिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। अब आप शक्तिपीठ जाते हैं, शक्तिपीठ में नॉट मोर देन 5 मिनट, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और बुद्धा नीलकंठा जो अपने है लेटे हुए विष्णु जी, अगर वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी आपको मुश्किल से मुश्किल 1-2 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। ये तीनों जगह में सबसे ज़्यादा टाइम पशुपतिनाथ जी ही लेते हैं। अब देखिए, भोले के दर्शन करने तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एंड ओवरऑल इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा, तो मैं आपको उसके बाद जो हम अगले दिन थामिल मार्केट, अपना दरबार स्क्वायर, ये सब घूमे थे, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ भी लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट करा, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा मेरा वीडियो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, एक्सप्लोर, लिव फ्री।